दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे ऊंची लिफ्ट आज एक ऐसी जगह पर बनी हुई है जहां पर रेत के अलावा और कुछ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई की सबसे पॉपुलर सिटी दुबई की। इन द ईयर 1990 में ये एक बैरन प्लेस था जहाँ पर सिर्फ धूल, मिट्टी, गर्मी और पानी का नामो निशान भी नहीं था। और आज के टाइम में ये दुनिया की ऐसी जगह बन चुकी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। सॉइल यानी रेत के ऊपर एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना तक बहुत मुश्किल होता है और इन्होंने रेत पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बना डाला। 90% लोगों का सोचना ये है कि दुबई ऑयल बेचकर इतना रिच हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इनकी जीडीपी का ओनली 1% हिस्सा ऑयल से आता है। दुबई की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार्स से घूमती है। अब सवाल ये आता है कि दुबई इतना रिच हुआ कैसे और इतना मॉडर्न आर्किटेक्चर दुबई ने कैसे क्रिएट किया। इस सवाल का जवाब हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि दुबई लोकेटेड कहाँ पर है। इंडिया से वेस्ट की तरफ जाने पर हमको यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट मिलता है। इन द ईयर 1971 7 अलग किंगडम्स जो कि अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमन, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजहारा थे। इन्होंने डिसाइड किया कि ये मिलकर एक कंट्री बनाएंगे और वो कंट्री और कोई नहीं यूएई ही थी। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सिटीज और किंगडम्स के बीच में। हमको लगता है कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जो दुबई किंगडम है उसको एमिरेट ऑफ दुबई बोला जाता है और इस एमिरेट ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है दुबई। सेम विद द अबू धाबी, एमिरेट ऑफ अबू धाबी में एक सिटी है अबू धाबी। यूएई के भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इनको चूज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इन 7 किंगडम से मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि जो भी अबू धाबी का किंग होगा वो यूएई का प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का किंग होगा वो यूएई का प्राइम मिनिस्टर होगा। दुबई जो आज के टाइम में बन चुका है उसका लिंक पिछले कई सालों से जुड़ा है। यूएई आज जो है 1820 में वो कुछ भी नहीं था। जो भी यूएई के किंगडम से उनको अलग अलग किंग्स यानी शेख अपने एरिया के हिसाब से रूल किया करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई लोकेटेड है वो उस टाइम पर मछुआरों का एक गाँव था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। इन द ईयर 1833 शेख मखदूम बिन ने दुबई को अबू धाबी से अलग करके एक किंगडम बनाया और इनको दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है और अभी जो दुबई के रूलर हैं वो इसी खानदान से हैं। इसके कुछ वक्त बाद 1853 में जब ब्रिटिशर्स पूरे वर्ल्ड में अपना राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए दुबई और अबू धाबी वाला एरिया यूज करते थे। बट उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब वो इस एरिया को क्रॉस करते थे तो उनके साथ लूट होती थी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने शेखडम से बात की और एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी सिक्योरिटी की डिमांड की जिससे आगे के टाइम में उनको ये दिक्कत नहीं आए। और इसके बाद से इस एरिया का नाम शेखडम से हटकर ट्रूशल स्टेट हो गया और दुबई भी इसी में गिना जाने लगा। देन इन रिटर्न जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो उनको ब्रिटिश आर्मी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की और इन स्टेट्स के पूरे अफेयर को ब्रिटिशर्स ही मैनेज करने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को यहाँ कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आता था और चारों तरफ रेगिस्तान था तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ के डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इसको सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट की तरह ट्रीट करते थे। इसी टाइम पर दुबई का जो एरिया था वो फिशिंग से आगे बढ़ा और पर्ल बिजनेस के लिए फेमस होने लगा। बट दुबई तब भी एक गांव ही कंसीडर्ड किया जाता था। बट इन 1958 जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के रूलर बने तब दुबई की किस्मत बदल गई। इन्होंने दुबई को ग्लोरीफाई करके गांव से एक ब्राइटफुल शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। इन्होंने यूरोप से आकर डिसाइड किया कि वो दुबई को एक हब बनाएंगे ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस के लिए और ये पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाएगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जिसको अरेबियन गल्फ भी बोला जाता है। ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में है और ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है और इस बात को शेख राशिद ने समझ लिया था और इसलिए उनके पास जो नेचुरल क्रीक यानी छोटी नदी थी जिसमें छोटी छोटी नाव तो आसानी से आ जाती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे, उस क्रीक को गहरा और चौड़ा करवाया जिससे यहाँ पर बड़ी शिप्स भी आसानी से आने लग जाए। इसके लिए उन्होंने सारा पैसा इसमें ही लगा दिया और एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया। उन्होंने इस चीज के लिए लोन लिया जिसके लिए शेख राशिद को
बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। बट ये डिसीजन दुबई के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आने लगे और दुबई का जो मार्केट था वो बहुत अच्छे से चलने लगा। इसके बाद शेख राशिद ने एयरपोर्ट बनवाया और जो भी पैसा आ रहा था शेख राशिद उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगा रहे थे। देन इन द ईयर 1966 दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन इस ऑयल की क्वांटिटी और नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले काफी कम थी। शेख राशिद जानते थे कि ये ऑयल ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, इसलिए वो ये चाहते थे कि दुबई एक ऐसी सिटी ना बने जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल पे हो। इसलिए उन्होंने एक कोड भी बोला था। इसका मतलब था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, मेरा पोता भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊंट की सवारी करेगा। उनसे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो उन्होंने ये जवाब दिया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका मतलब है मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बनाता है, मजबूत इंसान आसान वक्त बनाता है। इसलिए उन्होंने ऑयल से मिलने वाला भी सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगाया। इसी के साथ साथ उस रीजन में काफी सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि 1968 में दुबई को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई, और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस एरिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। इसके बाद दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम्स थे सब एक होकर यूएई कंट्री बना लेते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। रस अल खैमा जो किंगडम था ये 1 साल बाद यूएई को ज्वाइन करता है। अब ये सारे किंगडम्स खुद में तो एक किंगडम थे, बट एज अ कंट्री यूएई को रिप्रेजेंट करते थे। दुबई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है और इस एरिया से बहुत सारी शिप्स गुजरा करती थी। अब जब शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो रिफ्यूलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इस चीज की इम्पोर्टेंस को शेख राशिद ने समझा और 1972 में पोर्ट राशिद नाम से पोर्ट बनवाया। इस पोर्ट के बनने की वजह से वहाँ शिप्स भी रुकने लगे और काफी बड़े लेवल पर कमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी। इस पोर्ट की सक्सेस को देखकर 1979 में एक और पोर्ट बनवाया गया जिसका नाम जेबेल अली पोर्ट रखा गया, जो कि आज की डेट में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके साथ साथ शिप्स की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एक्सेट्रा के लिए दुबई में ड्राई डॉक भी बनवाया गया। दुबई की अपनी एक अलग पहचान बन गई थी। बाकी देश ऑयल को बेचकर बड़े बड़े महल बना रहे थे, लेकिन शेख राशिद के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट था। उन्होंने एक और बहुत बड़ी चीज की जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। दुबई में सब पोर्ट्स रेडी थे और शिप्स भी बहुत आ रहे थे। उस वक्त पर शेख राशिद ने पोर्ट्स के पैसे बढ़ाने की बजाय दुबई के जेबेल अली पोर्ट को कमर्शियल फ्री जोन अनाउंस कर दिया, जिसका मतलब था कि वो पूरा एरिया टैक्स फ्री हो चुका है। उस एरिया से गुजरने वाला कोई भी शिप टैक्स पे नहीं करेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी सब कुछ माफ कर दिए गए। इस चीज के होने की वजह से ये रूट हर किसी का मनपसंदीदा बन गया। शेख राशिद के इस मूव ने पूरा गेम चेंज कर दिया था और दुबई का उस टाइम पर जीडीपी 24% यहीं से आना शुरू हो गया था। अब दुबई एक बड़ी सिटी बनने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था, और वो इसलिए क्योंकि शेख राशिद बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वालों में से थे। इतने बड़े डिसीजन को लेने से लीडर्स झिझकते हैं, बट उन्होंने अपनी झिझक को साइड में रख दिया था। उन्होंने बाहर से स्किल्ड लोगों को बुलाया दुबई को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कंट्री की ग्रोथ करनी है तो पॉपुलेशन का स्किल्ड होना, उनमें आगे बढ़ने का हंगर होना बहुत जरूरी है। उस टाइम पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत अच्छी थी। इसलिए अमेरिका, ब्रिटिश एयरवेज और सभी फ्लाइट्स पाकिस्तान से ही होकर गुजरती थी, और इसी वजह से पाकिस्तान एयरलाइंस काफी बड़े लेवल पर पहुंच गई थी। दुबई की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, इस वजह से शेख राशिद इस चीज को दुबई की तरफ डाइवर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने काफी ट्राई किया और प्लेन्स के टेक ऑफ करने के लिए मल्टीपल रनवेज और अदर रिक्वायर्ड चीजें बनवाई। और इन रनवेज को बनाने का फायदा ये हुआ कि जो भी एशिया और यूरोप के बीच में चलने वाली एयरलाइंस थी, लाइक सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया एंड मलेशियन एयरलाइंस, उनके लिए दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। लेकिन शेख राशिद यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि वो इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में ट्रांसफर करना चाहते थे। इसलिए इन द ईयर 1985 उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम एयर एमिरेट्स है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस को ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और स्लोली पाकिस्तान का पूरा एयरलाइन बिजनेस दुबई में शिफ्ट हो गया। एयर एमिरेट्स एक ऐसी एयरलाइन थी जो कि बाकी एयरलाइंस को पीछे छोड़ने की कैपेसिटी रखती थी, और वो इसलिए क्योंकि
दुबई गवर्नमेंट एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे भी देती थी और इनसे कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता था। और वहीं अगर दूसरी कंट्रीज की एयरलाइंस की बात की जाए तो उनको सारा खर्चा भी करना होता था और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता था। इसी डिफरेंस की वजह से एयर एमिरेट्स ने एक बड़े लेवल पर ग्रोथ की। अगर दुबई की बात की जाए तो दुबई ऐसी कंट्रीज में से एक है जो बहुत रिलीजियस है, बट बाहर से आने वाले लोगों के लिए दुबई में कोई खास रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए हैं। दुबई को ऐसा इसलिए बनाया गया है जिससे बाहर की कंट्रीज से आने वाले लोग फ्रेंडली फील करे और एक बार आने के बाद बार बार आए, जिससे दुबई टूरिज्म से और ज्यादा पैसा अर्न करे। इस चीज को भी शेख राशिद ने ही समझा था, क्योंकि जब दुनिया भर से शिप्स दुबई में आ रहे थे तो वो जानते थे कि लोग भी दुबई में आएंगे, इसलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों को दुबई में कंफर्टेबल फील हो और दुनिया भर के लोग दुबई में आने भी लगे। और तब शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटीज देनी चाहिए, जिससे ये लोग दुबई के अंदर ज्यादा रुके भी और आए भी। और यहीं से दुबई के टूरिस्ट प्लेस बनने की शुरुआत हुई। अब दुबई के टूरिस्ट प्लेस बनने की जर्नी शुरू हो गई। दुबई में बड़े बड़े होटल्स एंड बिल्डिंग्स बहुत ही तेजी से बनने लगे। एक पोर्ट बनने से शुरू होकर अब दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की तरफ बढ़ रहा था। दुबई में उस टाइम बहुत सारे लग्जरियस होटल बनाए गए। इस वजह से दुबई के होटल सेक्टर की काफी तेजी से ग्रोथ होने लगी। दुबई में बिल्डिंग्स स्टील और कंक्रीट की पाइल्स के ऊपर बनाए जाते हैं। इनको ग्राउंड में अप्रोक्स 80 मीटर्स डीप तक दबाया जाता है। असल में पाइल के दो तरीके हैं। एक है एंड बेयरिंग पाइल्स, जो मैंने न्यूयॉर्क में समझाया था। इसमें पाइल को सीधे सख्त चट्टान पर रखते हैं, वो उसका वजन झेल सकती है। लेकिन यहाँ हमने स्किन फ्रिक्शन पाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें टावर के वजन को पाइल का फ्रिक्शन यानी इसके दोनों बगलों के हिस्से झेल लेते हैं। अब शेख राशिद चाहते थे कि पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म के लिए दुबई में आए, लेकिन इतनी फैसिलिटीज और होटल्स होने के बावजूद दुबई में ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। इसके लिए शेख राशिद ने एक सोल्यूशन निकाला। जो भी चीजें वर्ल्ड में फेमस थी उन्होंने उनको और ज्यादा अच्छे से दुबई के अंदर बनवाने की शुरुआत कर दी। 1994 में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज अल अरब होटल बनवाने की शुरुआत की गई और इस होटल की कंस्ट्रक्शन 1999 में कंप्लीट हुई। इसको एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था, काफी सारी टेक्निक्स को यूज करके। अब 1999 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसी ईयर में शेख राशिद की डेथ हो गई। फिर इनकी डेथ के बाद इनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के किंग बने और उन्होंने अपने फादर के सपने को आगे बढ़ाया और 1 दिसंबर 1999 को बुर्ज अल अरब होटल की ओपनिंग की। उस वक्त का ये अकेला 7 स्टार होटल था जो बहुत लग्जरियस और महंगा था। इस होटल में गेस्ट के लिए प्राइवेट बीच, खुद का सेपरेटेड हेलीपैड और भी बहुत सारी चीजें थी। इस तरह लग्जरियस बिल्डिंग्स और होटल से दुबई अट्रैक्टिव बना। डैनियल बर्नहैम एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। इनसे किंग शेख मोहम्मद बहुत इंस्पायर थे। डैनियल बर्नहैम ने मॉडर्न चिकागो को डिजाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी सिटी को खुद को ग्लोरीफाई करना है तो उनको छोटे नहीं बड़े जाइंट प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। इस बात से इंस्पायर होकर शेख मोहम्मद ने दुबई में जाइंट्स प्रोजेक्ट बनवाने शुरू कर दिए। दुनिया भर के आर्किटेक्ट को दुबई में बुलाकर, जहाँ पर रेत की वजह से एक रूम भी नहीं बनाया जा सकता था, वहाँ पर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बना दी गई। एक पूरी सिटी को समुद्र के अंदर रेत भरकर बना दिया गया और रेत में ही इतने सारे आइलैंड्स को बना दिया गया। और साथ ही साथ एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया जिससे समुद्र के पानी को ही ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने पोर्ट्स तो टैक्स फ्री किए हुए ही थे, साथ ही साथ इन्होंने पूरी कंट्री को ही टैक्स फ्री कर दिया। इन्होंने टैक्स न लेकर ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड के फंड्स को यूज किया दुबई की ग्रोथ के लिए। और इसका फायदा ये हुआ, जो भी बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स और बिजनेसेस दुबई में शिफ्ट कर दिए। इस तरह से दुबई रिच हुआ और दुनिया भर में अपना नाम कमाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर जवाब हाँ है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वी अप्रिशिएट योर कंटिन्यूड सपोर्ट। थैंक यू।